Hello everyone, my name is Pradeep. I welcome you all in this learning session from Sun Valley School. Beta, in today's session, we are going to discuss the practice set number 14 of Arihant publication practice book for Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination for class 6. आज के इस वीडियो सोल्यूशन में हम अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के मैथ सेक्शन के एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को समझाने वाले हैं, सो दैट आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है या जो बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाना चाहते हैं या उसकी प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनकी तैयारी बेहतर हो सके। ध्यान दें, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के वीडियो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसके पहले के सेट के ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशंस बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेंशन है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट के हल को समझने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के वीडियो सॉल्यूशंस पाने के लिए, उसका वीडियो देखने के लिए उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें और उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी बेहतर करें। बेटा, एज वी नो, जैसा कि हम सभी को पता है, देयर इज 20 क्वेश्चंस इन द मैथ सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर क्लास 6। पहले फिलहाल ये 25 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अभी ये 20 क्वेश्चंस रहने लगे हैं। तो आज हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज दिस। 19,000 धन 19 सैकड़े धन 19 इकाई यानी 19,000 प्लस 1900 प्लस 19 वंस इज इक्वल टू व्हाट। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 19,000 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये तो हो जाएगा 9,000 और जब ये आप लिखेंगे तो हो जाएगा 19,000। इसी तरह 1900 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 900, लेकिन अगर ये लिखे, ये छोड़ दिए तो 1900। इसी तरह 19 इकाई यानी 19 इकाई यानी 1/10 9 वंस, एक्चुअल में 1/2 9 इकाई के बराबर होता है 19 इकाई। इन सभी को आपको क्या करना है? प्लस करना है, सभी को जोड़ना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? जिस डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं है उसका मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। आप जीरो चाहे लिख दें, आसान हो जाएगा, आप कहीं से भूल चूक नहीं होगी। आप जोड़ लीजिए इसको। 0 + 0 + 9 = 9, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 9 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 0 = 10 और 10 के 0 1 will be carried to the next place। 1 कैरी जो आया था 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2। The final answer is the sum of all these three numbers is 20,919। जो जोड़ आया वो कितना आया? 20,919। देखते हैं कोई ऑप्शन है? 20,919। The second option is the correct answer of this set। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, that is the second question of this set। अब इसमें पूछा गया 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। 2424 अच्छा क्वेश्चन है। 2424 एक ही नंबर है जिसमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। आप सभी को पता है प्लेस वैल्यू की जो वैल्यू होती है उसके प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। जो स्थानीय मान है उसके स्थान के अकॉर्डिंगली उसका जो मान है उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। अगर कोई वंस पे है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर कोई टेंस की प्लेस पे है कोई डिजिट तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर कोई डिजिट 1000 के प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 1000 वाली होगी। तो अभी देखते हैं 2 कौन कौन सी प्लेसेस पे हैं। पहला ये इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, सैकड़ा यानी 100, हजार यानी 1000, यानी ये टेंस वाली प्लेस पे है। पहला जो 2 है वो टेंस वाली प्लेस पे यानी 2 दहाई, 2 दहाई यानी 20, 2 टेंस। इसका जो प्लेस वैल्यू क्या होगा वो 1000 वाले प्लेस पे है, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आंसर आएगा? 2000 इज द प्लेस वैल्यू। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने कर दिया, इसको भी उसी तरह करते हैं। 2 टेंस की प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो 20 और ये 2000, ये 20 और ये 2000, ये इसकी वैल्यू है जो है वो 20 है, इसका जो स्थानीय मान है वो 20 है और इसका जो स्थानीय मान कितना है 2000। दोनों का जोड़ कितना है?
जोड़ी तो पूछा है, योगफल कितना है 2000 में 20 जोड़ेंगे 2020। ध्यान देने की बातें हैं यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है। अगर कहीं यहाँ पे जातीय मान लिखा होता या अंकीय मान लिखा होता तो इसका आंसर दूसरा होता। अब जातीय मान या अंकीय मान क्या है? जातीय मान या अंकीय मान फेस वैल्यू को बोलते हैं। फेस वैल्यू यानी इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में जातीय मान बोलते हैं या अंकीय मान बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। जातीय मान या अंकीय मान किसी भी प्लेस पे हो, चाहे वंस पे हो, चाहे टेंस पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, चाहे लाख पे हो, तो किसी भी प्लेस पे हो, उसका जो वैल्यू है वो सिर्फ वो डिजिट खुद ही होगा। यानी उसके प्लेसेस में कोई भी प्लेसेस में चेंज होने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो इकाई हो, चाहे दहाई हो, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कुछ भी हो, किसी भी प्लेस पे हो। तो यानी इसका जातीय मान क्या होगा? इस वाले 2 का, इस वाले 2 का भी जातीय मान 2 होगा, और इसका जातीय मान पूछे तो भले ही 1000 प्लेस पे है, इसका भी जातीय मान 2 ही होगा। तो दोनों का योगफल क्या है? 4। यहाँ पे 4 आंसर दिया है। कई सारे बच्चे जल्दबाजी में या भूलवश आंसर भी कर जाते हैं। आई होप आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। स्थानीय मान मतलब स्थान के हिसाब से मान, जातीय या अंकीय मान यानी उसका जो भी यानी जो भी फेस है, जो भी दिखता है वही उसका मान है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सम संख्या भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। विषम संख्या भी सम भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकती है। संयुक्त संख्या भी भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती है, यानी इनमें से कोई नहीं। फिलहाल अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? एक से बड़ी वह संख्याएं, एक से ज्यादा जो अभाज्य संख्या है वो हमेशा एक से बड़ी होती है। एक से बड़ी वह संख्या जो अपने आप से या तो एक से कट जाए वही अभाज्य संख्या होती है, किसी और संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने सिवाय और एक के अलावा और किसी भी नंबर से ना कटे। जैसे कि आपका अगर 2 देखते हैं तो 2 जो है सिर्फ अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो इसका मतलब ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। अभाज्य संख्या अगर हम इसकी बात करें कि क्या 14 है, तो 14 नहीं है, क्योंकि ये 14 या 1 के अलावा 7 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो ये अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब जो संख्याएं सिर्फ अपने आप जो नंबर है उससे कटे या 1 से कटे वही अभाज्य होंगी और किसी दूसरे से ना कटे। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अगला क्वेश्चन है, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा? देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन प्ले अ मेजर रोल फॉर द सिलेक्शन, क्योंकि जो मैथ्स के अच्छे बच्चे हैं, जो इनकी मैथ्स अच्छी भी है, वो भी बच्चे अगर इस तरह के क्वेश्चन को इसके पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो शायद इस तरह के क्वेश्चन में वो फंस जाएं। कारण है यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया गया है, जो आयतन निकालेंगे, जो धारिता निकालेंगे, जो वैल्यूम निकालेंगे, वो किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में निकलेगा। तो उसकी धारिता, उसके जो आयतन है वो आप निकाल लेंगे, लेकिन वो निकलेगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन जो आपको आंसर दिया है वो किसमें दिया है? लीटर में दिया हुआ है। यानी सेंटीमीटर को जो बच्चे लीटर में कन्वर्ट करना नहीं जानते होंगे वे इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और इसको करने के लिए जरूरी है कि आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि यही क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, यही क्वेश्चंस आपको परेशान करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक एक्वेरियम बना लेते हैं, मछली का टैंक बना लेते हैं, जिससे आसान हो जाए समझना कैसा होता है। फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्वेरियम, ब्लैक कलर ही लेते हैं। एक क्यूबॉइड शॉप में, एक क्यूबॉइड शेप में जो है ये एक्वेरियम है, जिसमें इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है?
लंबाई इसका 40 मीटर, चौड़ाई इसका 60 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर, यानी लंबाई सबसे कम यही दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम 40 मीटर कर दे रहे हैं, 40 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, सॉरी। जो ये चौड़ाई है ये क्या कर दे रहे हैं, ये 60 सेंटीमीटर है। और जो ये हाइट है, चाहे ये हाइट बोले चाहे ये हाइट बोले, ये कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया, इसमें ऑलरेडी 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इसमें और कितना पानी भरा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, इसका धारिता तो जाने, इसमें टोटल कितना पानी भरा जा सकता है वो निकाल लें। जितना पानी भरा जा सकता है उसमें से 50 लीटर कम कर देंगे, भाई पहले से भरा हुआ है, तो 50 लीटर कम कर देंगे तो वही बचेगा जो और भरना है। तो सबसे पहले कितना पानी भरा जा सकता है, इसकी धारिता निकालते हैं। धारिता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इस टैंक की धारिता निकालते हैं। आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए। वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, L इक्वल टू कितना दिया है 40, B इक्वल टू दिया है 60 एंड H इक्वल टू दिया है 50। निकालते हैं टैंक की धारिता। वहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा ज्यादा ब्लैंक स्पेस कर ले रहे हैं। टैंक की कुल धारिता यानी पूरी धारिता, पूरी लंबाई निकाल ले तो कुल धारिता ही कितनी है, L इंटू बी इंटू एच। क्या है, L इंटू बी इंटू एच, 40 इंटू 60 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है ये पूरा मल्टीप्लाई है 0 0 0 1 2 3 0, तो 3 बार 0 लगा दिया। 5 छक 30, 30 चौका 120, 5 छक 30, 30 में यानी 3 चौक 12 यानी 120। 5 6 30, 30 into 4 equal to 120. The final answer for this calculation for this statement is 1,20,000. अब ध्यान देने की बात है, ये आपका सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यही आपका टैंक का कुल धारिता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी टैंक में भरे जा सकते हैं। अब इस इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें भरे जा सकते हैं, लेकिन अब इसमें बताया गया 50 लीटर पानी भरा हुआ है। लीटर में बताया जा रहा है कि कितना लीटर पानी भरा है, तो पहले ये पता होना चाहिए इसमें ये कितना लीटर के बराबर है। ये जो है कितना लीटर के बराबर है, उतना लीटर पानी भरा जा सकता है, और उतने लीटर में 50 लीटर कम कर देंगे, वही आंसर होगा। अब यहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि कुछ बच्चे पहली चीजें तो ये जानना चाहिए धारिता कैसे निकाली जाती है। आयतन तो लगभग बच्चे निकाल लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बट सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करने वाली प्रैक्टिस हर प्रैक्टिस सेट में नहीं होता, क्वेश्चंस हर प्रैक्टिस सेट में नहीं होता। क्या होता है, हमें पता होना चाहिए 1 मीटर, फिलहाल डायरेक्टली अगर बोला जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये आप इसको डायरेक्टली रट सकते हैं। अगर किसी बच्चों को ये याद है तब तो अच्छी बात है। इसी को हम चाहें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर 1 मीटर क्यूब या 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर अगर आपको ध्यान है, तो इसे इसको आप थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेट करके मीटर को, यानी मीटर इंटू मीटर रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। और जब इसमें ये 0 0 कैंसिल होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर घन बराबर 1/1000 लीटर आएगा। यानी 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चंस में मीटर में अगर आंसर आ जाए, मान लीजिए ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया होता तो उसको मीटर से सेंटीमीटर में फिर बदलना पड़ता है, या मीटर के बराबर होता है, तो फिर वहां पे होता है 1 मीटर
घन बराबर 1000 लीटर, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर घन बराबर इतना लीटर लिख सकते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर घन ही तो है, ये जो है 1 सेंटीमीटर घन ही तो है, इसको इतने को गुड़े 1 सेंटीमीटर घन लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ से चीजें बदल जा रही हैं। एक काम करता हूँ, लेट मी राइट दिस वन, ओके, लेट मी, ये होता है यहाँ पे कर दिया गया। अब लिखना सही रहेगा, क्योंकि इतना बराबर इतना, अतः जो ये आंसर होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/1000 लीटर। अब सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी को बस कैलकुलेट हमें करना है, इसी को सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें, इसी को कैलकुलेट करना है। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो ये कैंसिल किया, तो कितना बचा? 120 लीटर आपका इस टैंक की पूरी धारिता आई। टैंक की धारिता टैंक की कुल धारिता कितना आई? 120 लीटर। इसमें ऑलरेडी 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 120 में से 50 कम कर दो भाई, 120 लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है। 120 लीटर की जगह पे 50 लीटर ऑलरेडी भरा है, तो और कितना पानी भरा जा सकता है? 120 में से 50 जब आप कम करेंगे तो 70 लीटर और भरा जा सकता है। 120 लीटर में से 50 लीटर माइनस करेंगे, जो कि ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो कितना आंसर बचेगा? कितना पानी और भर सकते हैं? 70 लीटर। देखिए आपका ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए 70 लीटर। 70 लीटर आपका इसका सही आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं, आपको अभी भी दिख रहा होगा, जिससे मेरे पास भी जगह रहे खड़े होने की। तो 44 का जो सही आंसर है वो 70 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें भी विकर्ण से भुजा, विकर्ण दिया हो भुजा निकालना कई प्रैक्टिस सेट में मिल सकता है आपको, लेकिन इसमें भी जो विकर्ण दिया ना, जो विकर्ण की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। इसको कैसे अभी हम लोग देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस वाकई बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस सेट बेहतर है। बेटा हमें पता है जो विकर्ण होता है ना, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जो विकर्ण होता है √2 भुजा के बराबर होता है, ये हमें लर्न रखना पड़ेगा, ये हमें मेमोराइज करना पड़ता है। इसके पहले अगर किसी को ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान है तब क्या करें? अगर नहीं ध्यान है तो ये कैसे आता है ये मैं आप सभी को समझाता हूं। ये कैसे आता है मैं ये आप सभी को समझाता हूं। फिलहाल इस कैसे आता है इसको मैं समझा दे रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को याद होगा, आई होप। नहीं याद होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए, कोई भी वर्ग हो या फिर आयत हो तो उसके दो भुजाएं, जो उसका विकर्ण है उसके लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। किसी वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण का स्क्वायर होता है बेटा, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो एक लंबाई, ये मान लीजिए ये लेंथ है, और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये वर्ग है, स्क्वायर, इसका मतलब ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी L है, ये भी L है, यानी दोनों एक तरीके से
इसको भुजा लिख दे रहा हूं, ये भी भुजा है, अब चाहे जितना भी भुजा हो, ये भी भुजा है, दोनों इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 भुजा स्क्वायर, अब पूरा का स्क्वायर, ये दोनों प्लस होगा तो 2 भुजा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर आपको पता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का गुणनफल, दोनों भुजा को आप ऐड करेंगे, गुणनफल नहीं सॉरी, इसका जो लेंथ और ब्रेथ जो है ऐड होगा, दोनों भुजाओं को आप ऐड करेंगे उसका स्क्वायर। इसको जब आप स्क्वायर हटाते हैं यानी इसको अंडर रूट लगाते हैं, तो आपको पता है दोनों तरफ अंडर रूट लगाइए, तो इसमें से जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर के फॉर्म में है वही बाहर आएगा। अब विकर्ण यहाँ पे स्क्वायर है, तब ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, सिर्फ विकर्ण, अंडर रूट के बाहर आपका विकर्ण हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे भुजा तो स्क्वायर में है, लेकिन भुजा तो स्क्वायर में है, ये पूरा ना स्क्वायर होकर के यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर था, सॉरी 2 भुजा स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था। मान लीजिए अगर ये एक्स है, ये एक्स है तो क्या होगा 2x स्क्वायर, यही तो होगा ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यानी 2 भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट की, लेकिन अंडर रूट 2 बचा रहेगा। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला हमें मिलता है, कौन सा फॉर्मूला, विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा। अब इसी पे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। विकर्ण कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, अंडर रूट 2 भुजा आपको पता ही करना है, जो भुजा होगा वो सबका होगा। अब भुजा बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आए, उसको उधर ले आए, क्या होगा, इधर लेते आ रहे हैं, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर अपॉन अंडर रूट 2। ये अच्छा रोल निभाता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू किसी को जल्दी ध्यान नहीं रहती, और जिसको नहीं ध्यान होगा वो सीधा सीधा फार्मूला आते हुए भी शायद वो कर ना पाए, इसका सही आंसर ना खोज पाए, क्योंकि आंसर तो बहुत सारे अच्छे, यहाँ पे 2 4 जा 8 कोई कर दे, या इसको 2 गुणे 2 अगर 4 किया है तो 4 × 2 2 सेंटीमीटर भी दे रखा है, गलत हो जाएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 4.18 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.414 जो अंडर रूट 2 की वैल्यू है, इसको रख लीजिए, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। वहां पे आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, उसको लीटर में जब आपने चेंज किया था, 1/1000 लीटर या 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, नहीं सॉरी 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ये जो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, ये सारे आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन के पहले ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया तो नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे हम सब। फिलहाल अब हम लोग को क्या करना है, 8 को यहाँ पे 1.414 को हमें 8 को 1.414 से डिवाइड करना है। करते हैं अब पता है 1.414, यहाँ पे सेंटीमीटर इधर ले दे रहा हूं। अब पता है यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो एक काम करो 3 अंक वाला जिसमें 3 जीरो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, यानी 1000 से। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल आपका गायब हो जाएगा। अब इतना है, अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करते हैं, फिलहाल आप चाहे तो कई बार इसको काट सकते हैं और डायरेक्टली करते भी हैं, सॉरी 2 से काटेंगे 4000, 2 7 जा 14, अब 2 7 जा 14, 707 707। अब इसको क्या करेंगे बेटा, 4000 को 707 से आप डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक और ट्रिक, एक और बातें ध्यान आ गई है, उसको भी आप कर सकते हैं। उसको और आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
यहीं पे ही अगर आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आप यहाँ पे ना कन्वर्ट करके आप ऐसा करें, √2 नीचे पॉइंट ना करके आप ऊपर √, ले आए तो सबसे बेहतर है। यानी ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस रेशियो में। √2 मल्टीप्लाई बाई √2, सिर्फ इजी बनाने के लिए, ये यहाँ पे /2 हो जाएगा। जो आएगा आंसर, इसको दशमलव में गुणा करना आसान है भाग देने की अपेक्षा, इस वजह से कर ले रहे हैं। आंसर क्या आएगा 8 √2, ये √2 गुणे √2 बराबर 2, 2 4 जा 8। यानी अब आपको क्या करना है, 4 को 1.414 से √2 से मल्टीप्लाई करना, यही आपका आंसर है। अब √2 तो √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी आंसर आएगा। √2 की वैल्यू क्या है 1.414। अब आसान है ना, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और एक 5, 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4 1 5, 5.656। देखते हैं 5 पॉइंट, व्हाट इज द आंसर, 5.65। क्या आंसर आया है 5.656, 5.656, 2 ही डिजिट तक है। 5.65 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम चाहते तो डिवाइड भी करते, थोड़ा सा और लेंथी हो जाता, बट आंसर आ जाता। फिलहाल ये भी आपने सीख लिया, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक तरीके से ये सबक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को आसान भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 15 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 8 क्या होगा, लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 15 8 120, 15 8 जा 120 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर है। इसमें तो पेन कहीं कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 15 8 120, 15 8 जा 120, 47। अगर कुछ डिफिकल्ट आता है तो कुछ आसान भी आता है। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश नवोदय या कोई भी कंपटीशन कराने वाली एजेंसी है तो वो कोशिश करता है कि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। 2 दशमलवों का गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरा दशमलव है। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरा क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, इससे आप इसको डिवाइड कर देते हैं। 20/5 कितना आ जाएगा 4, यानी 4 आएगा, यानी इसकी आंसर 4 है। 5 चौक 20 देख लीजिए, इसकी जगह पे यहाँ पे दशमलव में आंसर नंबर दे दिया है। यही तो अंतर है। इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। पहला क्या है 20.7326, इसको पहली संख्या से भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या पता चल जाएगी, यही तो है। मान लीजिए आपका 4 × 1 3, 4.13 इंटू ये नहीं पता है, ये होता है तो आप इससे उठा करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे 1 2, अभी क्या करते हैं इसमें दशमलव पहले खत्म करते हैं, फिर डिवाइड करने में आसानी होगी। दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप ऊपर वाले में इतने से मल्टीप्लाई किए तो नीचे वाले में भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा, तभी बराबर होगा। आप क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको खत्म करते हैं, जो ये है 27326, ऊपर 1 कर गया, अब इधर 413, ये आपका और उधर 00, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलो करते हैं, एक इसको दशमलव ही लगा लीजिए, 413 का पहाड़ा आसान रहेगा।
इतना लंबा नहीं सही है, तो आप यहाँ पे दशमलव लगाइए। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बजाय आप 1000 यहाँ पे इतने, इसके बजाय इतने से आप मल्टीप्लाई करें 100 से ही, तो आपको क्या होगा, ये 413 हो जाएगा और ऊपर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दशमलव कैंसिल होगा, यानी 2073.26 बटे 413। इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है 2073.26 को हम किससे 413 से भाग देंगे, 2073.26 को हम 413 से भाग करेंगे। अब 207 में तो जाएगा नहीं, 400 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 4 पंचे 20 यानी 2000, 13 पंचे 65 यानी 2065, 413 गुणे 5 बराबर 2065, यानी 2073 में पूरा हम लोग भर सकते हैं। इसको यहाँ पे करके ऊपर ही इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, भागफल ऊपर ही लिखते हैं, बगल में भी लिखते हैं लेकिन उधर जगह नहीं है, ऊपर ही लिखते हैं आसानी रहे। तो 2013 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 2065, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 6 गया, यहाँ पे 13 हुआ था क्योंकि कैरी गया था, नहीं 6 में से 6 गया 0 0 0 यानी कट गया, एक तरीके से कट गया, यहाँ पे बचा 8। अब 8 में 413 से तो भाग दे नहीं पाएंगे, दशमलव है तो दशमलव तो लगा ही देंगे, दशमलव अब 8 तो है नहीं, 2 को उतारा, दशमलव उतार के 2, अब जब ये से सेट आया तो 2 उतारा, दशमलव था तो दशमलव यहाँ पे लगा दिया, फिर 2 उतारा, एक ही डिजिट हम एक बार कॉपी कर सकते हैं, तो क्या हो गया 82। 82 में 413 से भाग दे नहीं सकते, तो दूसरा डिजिट उतारने के लिए आप 0 ही लगाएंगे, फिर यहाँ पे 6 फिर से कॉपी करेंगे। अब क्या होगा 826 में 413 से भाग कर सकते हैं, 400 गुणे 2 बराबर 800, 13 दूनी 26 यानी 413 गुणे दूना 413 दूना बराबर 826, अच्छा इंटू 2, 413 गुणे 2 बराबर 826, कितना हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, आंसर कितना आया 5.02, 5.02। लेट मी चेक दैट इज देयर एनी आंसर, यस 5.02 इज द आंसर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने, एक संगठन में 3450 कर्मचारी यानी टोटल जो कर्मचारी कितने हैं 3450 हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति होंगे। मैं आपसे पूछूं, ये टोटल एम्प्लॉय की संख्या है, इसमें से सिर्फ आधे से कम यानी 42% लोग पदोन्नति पाए, इसका 10% अगर मैं पूछूं तो कितना, या 1% पूछूं, 10% पूछूं तो आप बोलेंगे 345, 1% पूछूं तो क्या बोलेंगे 34, 10% 345 और 20% 345, 345 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यानी 345 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, इसका दूना आंसर। लेकिन इसी तरह अगर हम 1% निकालते हैं, 3450 में 1% कितना है 34.50, 1% यही तो हुआ, 1% हम इतना निकाल लेंगे 42%, लेकिन क्या बोला गया 42% पदोन्नति ने प्राप्त किया है, तो इसका 1% होता है 34.5, 34.5, 50 नहीं सॉरी 50 है, दशमलव के बाद 50 हो गया, 34.50 या 34.5, इसका 1% है, 42% निकालने के लिए 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 42% आ जाएगा, 50% निकालना है 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 2% निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% निकाल के जितना भी परसेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि इतना परसेंट, इसका उतना परसेंट निकालने आ जाएगा। करते हैं 3450, ये आपका कितना है, ये तो आपके 100% है, टोटल यही है ना, इसका 1% क्या होगा 3450 को 100 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएंगे 1% हो जाएंगे। 42% निकालने के लिए क्या करेंगे 3450 गुणे 42, इसको जो भी ये है इसको आप 42 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके 42% के बराबर हो जाएंगे, यही आपका आंसर है। कैलकुलेट करते हैं, 0 को यहां से कैंसिल किया, अब इसको 5 2 जा 10, 5 से ये लास्ट में 5 है ना, इसलिए 5 से मैंने काटा, क्योंकि 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, तो 5 2 जा 10, इसको काटते 5 6 30, 4 5 5 9 45, 69 2 21 जा 42, 21 का पहाड़ा 69 में पढ़ना है, वही आंसर होगा 21 नवा।
21 9 189, हासिल अब 18, 21 छक्का 166, 21 छक्का 126, सॉरी 20 छक्का 120 और 6 और ऐड कर दो यानी 126। 126 में 18 जोड़ेंगे, 126 में 18 जोड़ेंगे 136, 146 यानी 144, 144। ये किसका आंसर आएगा? 69 गुणे 21, ये आपका आंसर है। 69 गुणे 21 बराबर 14 गुणे 49, ये आंसर होना चाहिए इसमें 14 49। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है, ध्यान दीजिए ये 240 रुपए 12 पैकेट का है, तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपए, तो 12 दूनी 24, साफ साफ पहाड़े में बिल्कुल आपके टेबल में आ रहा है, यानी एक टेबल की कॉस्ट है 20 रुपए, सॉरी एक टेबल की कॉस्ट है 20 रुपए, इसीलिए 20 रुपए करके जब 12 पैकेट हुए, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रुपए। तो आपको जब ऐसा ही आप कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं कि 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है, चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं आप सभी को, जिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो 12 पैकेट है, इसका मूल्य है 240 रुपए। अब ये एक पैकेट का मूल्य क्या होगा? इसको 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 यानी 20 रुपए। 20 रुपए, एक पैकेट का मूल्य 20 रुपए, तो बताइए 8 पैकेट का मूल्य क्या है? जो एक पैकेट का मूल्य है तो गुणे 8 बराबर आंसर आ जाएगा। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? 8 दूनी 16, 160 रुपए। 20 गुणे 8, 20 अट्ठे 160, आंसर यही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 50, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक मिले, 8 अंक अधिक मिले, चलो अच्छी बात है। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, ध्यान देने की बात, अनिल भी ज्यादा नंबर पा रहे हैं। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक मिले, यानी श्याम से ज्यादा राम का अंक है, और राम से भी ज्यादा अंक किसका है? अनिल से, क्योंकि अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक ज्यादा मिले, तो सबसे कम अंक किसका है? श्याम का, तो श्याम के अंक को हम मानते हैं x, वो आसान हो जाएगा। माना लेट, तो श्याम का अंक है वो कितना पाया? x, राम का अंक जो है फिर क्या होगा भाई? श्याम का जो अंक है उससे कितना ज्यादा है? 8 अंक। मान लो ये 20 है, तो 20 में 8, 20 प्लस 8 28 तभी आएगा ना, तो 20 में 8 जोड़ लेंगे, लेकिन अभी ये तो पता नहीं कितना है, ये x माना गया है इसीलिए, तो x में 8 ज्यादा कितना होगा? x प्लस 8 ही तो, यही तो, इससे 8 ज्यादा है कि नहीं? हो गया। अगर श्याम का अंक x है तो राम का अंक x प्लस 8। अब अनिल की बारी आई, अनिल का राम से 4 अंक अधिक है, यानी राम का अगर इतना है तो इससे जो भी जोड़ोगे उससे भी 4 ज्यादा है, यानी इसी में 4 और जोड़ दो, यानी जो अनिल है वो कितना पाए हैं? x प्लस 8 प्लस 4। आप पूरा इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ब्रैकेट ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी x प्लस 12 आएगा, कहने का मतलब। अब x की वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए और कुछ होना चाहिए, इतने से नहीं मिलेगा, दिया जरूर होगा। हाँ, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक मिले, 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हों, तो राम को मिलने वाले अंक हैं तीनों को मिला के, यानी इसको और इस श्याम का अंक, इनका अंक और ये अंक, तीनों को जोड़ देने पे टोटल कितना आता है? 128। जरा जोड़ भी देते हैं, बताया गया है x प्लस 8 और ये अनिल का अंक कितना है? x प्लस 12। ये पूरा जोड़ने पे कितना आता है? 128। 28 है 38 है? 128 ही है। तो जोड़ते हैं x प्लस x, ये कितना हो जाएगा? 3x। 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 इक्वल टू 128। 3x, ये 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 128 माइनस 20, 3x इक्वल टू 100
8। अब x का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा इसका आंसर 3 3 9 3 6 18, यानी x का वैल्यू कितना आया 36, यानी जो x किसका अंक है श्याम का, ये जो आया है वो कितना आया 36, तो ये कितना होगा 36 प्लस 8 इक्वल टू 44, ये 44 में 12 और 44 में 4 और जोड़ना है, सॉरी x में 12 जोड़ना है, तो 44 में आप 4 जोड़ेंगे तो 48 आएगा x, यानी 36 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो भी 38 आएगा, है कि नहीं, 48 आएगा, सॉरी 36 में 12 जोड़ेंगे 48, और यहाँ पे जो 44 में 4 जोड़ेंगे तो भी 48 आएगा। तो यहाँ पे किसका, राम को पूछा गया, राम कौन है, x प्लस 8 है यानी 44 इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे 48 भी है 36 भी है, गलती से अगर मानने में भी गलती हो जाती है हड़बड़ी में तो वहां पे भी बच्चे गलती कर बैठते हैं, आई होप आप लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बेटा आधे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, आप लोग को समझाने में काफी समय लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी करूं जिससे आप लोग का समय बचे, और समय बचाने के लिए क्या, आप लोग को अगर समझ में आया रहेगा, भले थोड़ा समय लग रहा है, तो आप आने वाले क्वेश्चंस जब कभी आएंगे तो आपको आंसर से नहीं मतलब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, इसलिए समय की कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व ही करेंगे उसी पेज में जैसे कर रहे थे। 6 के पहले 4 गुणजों की योग है, 6 के पहले 4 गुणजों यानी मल्टीपल, तो भाई अब इससे ज्यादा आसान आप क्या चाहते हैं, जो 6 का पहला मल्टीपल क्या है 6 1 जा 6 का दूसरा मल्टीपल क्या है, पहले 4 गुणज, तो पहले 4 गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं, इनका योगफल जोड़ लीजिए, 12 6 18, 18 दूना 36, 36 में 24 और जोड़ दो, 36 4 40 20 60 इसका आंसर होना चाहिए डी। आप चाहे एक एक करके जोड़ें, मैंने क्या किया 6 + 12 = 18, 18 और 18 36 हो गया, 36 में 24 जोड़ेंगे, 36 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 40, फिर बचा इसमें 20, 40 में 20 और जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा 60, 60 इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट, तथा 160 का मासा कितना है, मासा यानी HCF निकालते हैं, ये भी थोड़ा सा समय लेगा, आसान है HCF निकालना, आप लोग को क्लास 4 से सिखाया जा रहा है होगा, आप लोग निकालना भी जानते होंगे, सभी का मासा निकाल लेते हैं। 128 मासा निकालना आप लोग को कई सारे तरीके से बताए गए होंगे, फिलहाल आप एक काम करिए, सभी का गुणनखंड आप निकाल लीजिए, फिर तीनों में जो भी कॉमन हो गुणनखंड वही इसके HCF होंगे, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होगा वही इसका HCF होगा। 128 का पहले गुणनखंड निकालते हैं, यानी इसको फिलहाल 2 छक 12, 2 चौक 8, 32, 16, तो 8 दूनी 16, अभी भी ये कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, अभी एक बार और कटेगा, 2 51 में 1, ये इसका कितना आया, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, 128 के बाद 288, 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एक सॉरी यहाँ पे 160 का मासा, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 5 तो कॉमन है ही नहीं, 5 इसमें कहीं है ही नहीं, 5 3 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी 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 कॉमन है, एक इसमें 2 है, एक इसमें 2 है, एक इसमें 2 और है, अब इसमें 2 तो है, इसमें 2 तो और है, लेकिन अब इधर कोई 2 नहीं बचा है जिसके साथ कॉमन हो,
इधर भी नहीं बचा, यानी जो कॉमन थे उतने ले लिए गए, यानी 2 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 इधर, 5 टाइम्स 2 इधर, 5 टाइम्स 2 इधर, यानी ये सारे कॉमन है। अब इसके गुणनफल निकाल सकते हैं, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, इसका आंसर क्या आएगा एचसीएफ 32। 32 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 32 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसको निकालने के और भी तरीके हैं। आप सबसे छोटी संख्या क्या है, 128 को 160 में भाग दे दीजिए, आप निकालते चले आइए शेष पर, जो शेष बचे उसी को, इसका जो भी आपका डिवाइडर है उसको डिवाइड करते आ जाए। एचसीएफ वाले किसी टॉपिक में आप वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो कॉमन थे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो क्या है, 32 है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि रमेश के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपया शेष रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। यदि रमेश के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपया शेष रहता है, यानी 3/7 भाग खर्च करने के बाद कितना भाग बचा, 4/7 भाग बचा। नहीं, 3/7 भाग खर्च किया तो कितना बचा, 4/7, यानी ये 100 जो है वो क्या है, 4/7, यही तो शेष है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, निकालते हैं, आसान है। आसान कैसे है, आपको 4/7 का आंसर जो दे दिया गया है, तो अगर ये बताया जाए ये 4/7 है तो इसका 100%, इसका 7/7 क्या होगा, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए रमेश के पास, जो माना रमेश के पास शुरुआत में कितने पैसे थे, शुरुआत में x रुपए थे, x रुपए, यानी ये x क्या है, 100% है। इसको अगर 7 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, 7x अपॉन x। x को अगर 7 पार्ट में डिवाइड करें, इसको आप चाहते हैं नीचे 7 हो जाए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, यानी कि 7x अपॉन 7, यही तो हुआ। आप इसमें कोई भी अंतर नहीं आया। फिलहाल आप इसमें अपने क्वेश्चन पे समझिए। शुरुआत में इतना पैसा था और इसका 3/7 भाग खर्च के, जो रमेश ने खर्चा जो किया, रमेश ने खर्चा किया कितना, जो x का कितना 7, x का कितना 3/7 भाग, किसी भी संख्या का कितना भाग निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो उस संख्या को। x का 3/7 भाग निकालने के लिए x को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x ये कितना आ जाएगा, 3x अपॉन 7। ये क्या किया, 3/7, 3x अपॉन 7, ये खर्चा किया है। अब खर्चा करने के बाद जो बचा वो क्या बना, खर्चा करने के बाद कितना बचा भाई, x में से 3x माइनस 7 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, x में से 3x अपॉन 7 जब आप माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, 7x माइनस 3x अपॉन 7, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4x अपॉन 7। डायरेक्टली मैं बता सकता था 3/7 भाग खर्च हुआ तो बटा 4/7 भाग बचा हुआ, मैंने शुरू में बताया था, लेकिन कैसे 4x अपॉन 7 आया, 4/7 भाग कैसे आया, ये यहाँ पे क्लियर है कि 4/7 भाग है, लेकिन किसका, x का। अब x का 4/7 भाग कितना है, यहाँ पे दे रखा है 100 रुपए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एज गिवन। क्या दिया गया है, 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा, 4x इंटू 100 इंटू 4, यही तो हो जाएगा, x इंटू 100, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, ये 4 नहीं ये 7 है, 7, ये 7 ऊपर जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 7, तो x इंटू x इक्वल टू क्या आएगा, 100 अपॉन इंटू 7 अपॉन ये 4 नीचे आएगा, 4 गुणे 25 यानी
100 को 4 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 25, यानी 25 सत्ते 175, 175 रुपए। ये क्या है, x बराबर है। अब x आपने x किसको माना था, शुरुआत में कितने पैसे थे, 175 रुपए थे। 175 में 3/x 3/7 भाग जब खर्चा करेगा तो कितना बचा, 100 रुपया, जो कि 4/4 भाग है। यानी जो टोटल पैसा था कितना था, 175 रुपए थे। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम ने 15 रुपए में 1 दर्जन कलम बेचने पर 25% लाभ अर्जित किया। 12 रुपए में 15 कलमों को बेचने से उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। अब हानि तो होनी ही है भाई, क्यों हानि होनी है, अभी उसको भी समझ सकते हैं। क्या हुआ, राम ने पहले 15 रुपए में कितने कलम बेचे थे, 1 दर्जन। 1 दर्जन यानी जो 12 कलम है, 12 पेन कितने रुपए में, 15 रुपए में। 1 पेन 15/12 रुपए इक्वल टू 3 25 15 3 चौक 12 5/4 यानी 1.25 रुपीज। और ये बोला गया था ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, जरा यहाँ पे फॉर्मूला पे रखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, 1.25 इंटू 100 ये फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस होगा। कितना प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, 25%। 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 125 अपॉन 125, 100 प्लस 25 कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1। जो सीपी आया वो कितना आया, वो आया 1। फिलहाल हम लोग चाहते तो एक पेन, जब यहाँ से जो हम लोग डिस्कस किए थे, एक पेन की कॉस्ट 1.25 रुपीज आता है, तो 1.25 रुपीज की जो कॉस्ट है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है जिसमें 25% लाभ भी है। तो यानी 25% यानी 100 रुपए का कोई सामान लाया, 25% यानी 125 रुपए में बेच दिया, 25% लाभ कमा लिया। 1 रुपए में सामान लाया, 1 रुपए 25 पैसे का बेच दिया, हो गया एक 25%। फिलहाल अगर कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह ना मिल जाए, कोई दूसरा वैल्यू हो जाए जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर ना मिले, तब आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, ये आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 25% प्रॉफिट के साथ, यानी 100% प्लस 25, यानी ये वैल्यू कितना है, 125% की। 125% अगर इतना है तो इसका 1% कितना होगा, 125 से भाग दे दो, आ जाएगा। 125 से भाग दे करके आप फिर इसको 125 को इससे 125 से भाग दे दीजिए, आपका 1% आंसर आ जाएगा। अब 1% को 100% निकालना तो 100% निकाल दीजिए, वही 100% ही होगा। एक बार और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, मान लीजिए एक दूसरा वे है, सेकंड वे। आपको कई बार बता दिया जाता है इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ तो 100 में से कितना % लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए 1.25 रुपीज में वो बेच रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पे ये 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना % हुआ, 25% प्रॉफिट के साथ है ये, तो यानी 100 में 25% ऐड होगा, 125%। लेकिन अगर ये बोला जा रहा है नहीं ये 10% लॉस हो रहा है इस पे, तो यानी 100 में से 10% कम पे बिक रहा है, यानी ये 90% की कॉस्ट है। तो 90% की कॉस्ट है, 125% की कॉस्ट है, जो है। अब ये अगर पता है ये कितना % की कॉस्ट है, तो इसका आप कोई भी % निकाल सकते हैं। अभी आपको पता है 125% की कॉस्ट है, तो इसको 125 से अगर भाग दे देंगे तो टोटल आपका 1% की कॉस्ट आ जाएगा, 1% की कॉस्ट आ जाएगा। और इसी को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% यानी सीपी की कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 125
125, ये 100 से आपका ये डेसिमल चला जाएगा, फिर भी 1 आंसर आ जा रहा है कि नहीं? ये बहुत छोटे में आंसर आ जा रहा है, बस परसेंटेज आपको क्लियर हो। तो देयर इज मेनी वे टू फाइंड आउट द आंसर। ओ लेट मी चेक। अच्छा, 1 इज द कॉस्ट प्राइस, इतना आ गया था। क्या आया था? जो 1 है वो कॉस्ट प्राइस है। 1 जो है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये दूसरा वे में इरेज करता हूं, बाकी आपको वैसे सेकेंड वे जो है वो थोड़ा ज्यादा आसान था, लग रहा था, जल्दी आ गया। इतना फार्मूला किसको ध्यान रहेगा? लेकिन अगर ध्यान नहीं रहे तो ध्यान रखना चाहिए। 1%, मान लीजिए जो 1 रुपए में लाग, 1 टन जो 1 रुपए में बेच रहा है, में उसकी पड़ती है, लेकिन बेचा कितना बाद में? 12 रुपए में 15 कलम, यानी 12 रुपए में 15 कलम की कॉस्ट 15 रुपए होगा ना 1 रुपए कलम के हिसाब से, लेकिन मिला 12 रुपए। तो अब आपको पता करना चाहिए ना कि कितना परसेंट कॉस्ट, कितना परसेंट लॉस हुआ, हानि ही हुआ। जो ये 12 पर फिर क्या हुआ, उसने 15 कलम का 15 पेन की कॉस्ट जो होती है 15 रुपए, 15 रुपए होती है, लेकिन उसको इसी पेन का मिला कितना? 12 रुपए मिला, यानी इसको 3 रुपया कम मिला। कितना कम मिला? 3 रुपया। तो 3 रुपया किस पे? इसका कम मिला, तो 3 रुपया इसका कितना है? वही इसका लॉस है। तो जरा देखते हैं, 3/15 गुणे 100, यही तो होता है। तो 3×25 15, 5 गुणे 20 बराबर 20%। इसका लॉस कितना हुआ? 20%। 20% देखते हैं कोई आंसर है? यस, 20%। उसका कितने प्रतिशत का हानि होगा? 20% की हानि होगी। 54 के बाद 55 नंबर, 54 के बाद 55 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सोमेश 2 रेडियो बेचता है, जिसमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 रुपए, यानी 2 रेडियो बेचता है, दोनों का एक एक का मूल्य जो है 150 रुपए प्रत्येक का, यानी दोनों रेडियो कितने का हो गया? 300 रुपए। एक रेडियो 25% लाभ तथा दूसरा रेडियो 25% के हानि पे बेचा है। अब बताओ, ये नहीं बताया गया है कि पहला रेडियो 150 रुपए, दूसरा रेडियो 150 रुपए, दोनों का सेलिंग प्राइस 150 रुपए है। अब पहला कितने में खरीदा, दूसरा कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। हाँ, ये बताया गया कि एक रेडियो 25%, एक रेडियो में जो 150 है वो उसमें 25% लाभ है, और एक रेडियो में जो 150 का बेचा उसमें 25% की हानि है। तो एक्चुअल में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? मान लीजिए अगर एक रेडियो पे उसने 25 रुपए कमाया, दूसरे रेडियो पे 25 रुपए का नुकसान गंवा दिया, तो उसका कोई लाभ हानि नहीं हुआ। लेकिन पहले पे 25 रुपए कमाया, दूसरे पे 20 रुपए गंवा दिया, तो 5 रुपए तो बचे। लेकिन पहले पे 25 रुपए कमाया, दूसरे पे 30 रुपए हानि हो गया, तो घाटा हो गया उसका ना। इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर हम लोग जो अभी परसेंटेज विधि वाला बताए थे उसी तरीके से जल्दी से निकाल लेते हैं, वो आसान भी होगा और जल्दी आ भी जाएगा। पूरा यहाँ से स्पेस लेते हैं, जगह कम है। यहाँ पे बोला गया कि एक रेडियो है और ये दूसरा रेडियो है, रेडियो 1, रेडियो 2, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 150 रुपीज, इसका 150 रुपीज। अब बताया गया पहला जो रेडियो है ये क्या है? 25% लाभ वाला है, यानी ये जो है 100% पे लाया था, 125% पे बेचा, यानी ये 150 कितने की वैल्यू है? 125% की वैल्यू है। इसमें 25% हानि हुआ, यानी 100% इसका कुछ और था, ये कम में बेचा, 25% कम में बेचा, यानी ये 25% कम, 100 का 25% कम, 75% की ये कॉस्ट है, यानी ये जो वैल्यू है कितना है? 75%। ये इसका 100% निकाल दे, इसका 100% निकाल दे, पता चल जाएगा ये आखिर कितना फायदा कमाया, आखिर इसमें कितना हानि हुआ, दोनों में से टैली कर लेंगे। इसका 100% निकालने के लिए भाई सिंपल फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था, 150 जो है वो क्या है? 125% है, तो इसका 1% निकालने के लिए 125 से भाग दीजिए। 150 पूरा 125% है, अगर 100% होता तो 100 से भाग देते, लेकिन ये 125% है, इसलिए 1% निकालने के लिए 125 से भाग देंगे। अब कितना परसेंट आपको निकालना है? उससे मल्टीप्लाई कर दो। 10% निकालना है, 12% निकालना है, 15% निकालना है, 100% निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह पहले इसको निकाल लेते हैं, क्या होगा? 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 3 15 यानी 30, यानी इसका आंसर क्या आया?
इसका फाइनल आंसर जो आया वो क्या है, 4 नहीं 12 120 रुपए। 120 रुपए ये क्या आया है, 100% यानी कॉस्ट प्राइस आई है, और बेच कितने में रहा है, 150 रुपए, यानी 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या हो गया, 30 रुपया प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपको पता है 150 कितना है, 75% है। इसको 1% निकालने के लिए 75 से ही भाग देंगे। 150 को 75 से भाग दीजिए, 1% निकल आएगा, लेकिन आपको सीपी जानना है यानी 100% जानना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 से 75, 25 का 100, 3 25 15, इसका कितना आया 5 चौक 20, यानी 200 रुपए आया इसका कॉस्ट प्राइस 100%। बेचा कितने में उसने, 150 रुपए में, यानी 50 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हो, 50 रुपए का नुकसान यानी लॉस, इंग्लिश में लिख दें छोटा रहेगा, लॉस। 50 रुपए का एक रेडियो में लॉस हो रहा है, एक रेडियो में 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फाइनल टैली करने पे क्या हुआ भाई, 30 कम कर दो तो 20 रुपए का लॉस ही तो हुआ, वही आंसर होना चाहिए। देखते हैं है कहीं पे, 20 रुपए नुकसान, 20 रुपए हानि। सी इज योर फाइनल आंसर। 105 के गुणनखंडों की संख्या है, 105 का गुणनखंड निकाल दीजिए भाई, 2 से कटेगा नहीं, 3 3 53 3 5 15 7 5 35, 3 7 and 5, total how many गुणनखंड is there, 3 is your final answer for this question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। आमों का भार कितना है, 2 किलो 600 ग्राम। ये आम है, क्या है ये, आम है। सेब कितना है, 1 किलो 450 ग्राम। आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है भाई, माइनस कर दो सेब का भार, पता चल जाएगा। 10 जीरो में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से गया 1 किलो 150 किलोग्राम आपका अधिक है। कहीं पे कोई आंसर है, 1 किलो 150 ग्राम डी। 58, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसकी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति है। कोई रेलगाड़ी है वो क्या करती है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दिया है, चाल कितना दिया है, चाल बोले या गति बोले, क्या कितना दिया है, 80 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। कितना दूरी तय करती है ये नहीं बताया गया, समय बताया गया। कितना बताया गया, समय क्या है, 4.5 घंटा। उसकी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति होनी चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितनी है। अब जो दूरी आएगी उसको 4 घंटा में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी वो तब निकालेंगे। इतना लंबा है, बस समझने की फेर है। तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको पहले इसमें क्या था, दूरी नहीं पता था, तो दूरी को उधर रखो, चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या हो गया, इससे क्या पता चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना हुआ आपको पता है, यहाँ पे चाल और समय का गुणनफल क्या होगा, 80 इंटू 4 इंटू 5, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 4 जा 16 और 4 20, यानी दूरी कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर था ना, ये दूरी बराबर किलोमीटर प्रति आवर, ये आवर 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 कैंसिल हो गया, किलोमीटर बचेगा। दूरी कितना है 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर जो है
वो 4 घंटों में पूरा करने के लिए कितना समय, कितना चाल होना चाहिए? तो आपको पता है चाल कितना चाहिए, 200 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए, क्या 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 चाल होना चाहिए? 4 पंचे 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा। देखते हैं कोई आंसर है इसमें? तो कोई आंसर ही नहीं है। जरा चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुई है। सबसे पहले जो चाल दिया, दूरी जो बताया गया था, चाल बताया गया था 80 किलोमीटर पर आवर 4.5 घंटे में चलती है। तो दूरी कितनी हुई? दूरी बराबर आपका चाल गुणे समय, 80 गुणे 4.5, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36। यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है, ये आपका रॉन्ग है। ऐसे गलती हो जाती है जल्दबाजी में। इस जीरो कैंसिल होगा तो क्या होगा? 8 पंचे 40, 40 के शून्य, हासिल हवा 4, 8 चौक 32, 4 36। एक्चुअल में 360 किलोमीटर इसका दूरी होगा। अब 360 किलोमीटर को अब यहाँ पे माइनस भी किससे करेंगे हम? अब 360 किलोमीटर को 4 घंटे में चलने में कितना समय लगे, किस चाल से? 360 किलोमीटर को 4 घंटे में चलने के लिए क्या क्या चाल होनी चाहिए? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना कितना दूरी है? 360 किलोमीटर कितना घंटे में पूरा करना है? 4 घंटे में। 360 किलोमीटर ये क्या है? 4 घंटा। किलोमीटर पर आवर, ये आपका चाल आंसर आएगा। चाल का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर भी होता है। 4 9 36, कितना आंसर आया? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर इज योर फाइनल आंसर। 59, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल है। लगभग अगर 4 बार बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब नवोदय की प्रवेश परीक्षा में से 2 बार जरूर ये पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, आप ये मान के चलिए। क्या है? एक व्यक्ति की यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए यहां से अगर कोई किसी को यहां पे जाना है, ठीक है, अब आधा यहां से यहां तक यानी आधे दूरी तक तो 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है, तथा शेष आधा कितना? 3 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है। 3 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है। तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल आपको निकालना है। तो चाल बराबर मैंने क्या बताया था? दूरी बटा समय। अब दूरी आधा ही बोला गया, तो आधा अगर ये x है तो ये भी तो x ही है। मान लीजिए कि टोटल आपका ये यहां से यहां तक ये x है, तो आधा, इस आधा मतलब ये दोनों बराबर ही तो होगा। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चली गई कुल दूरी, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बराबर जो भी लगा समय टोटल, यही तो होगा। इसको आप इस तरीके से रखिए, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा उस दूरी को लगने में लगा पूरा समय, कुल दूरी को पूरा करने में लगा समय। जरा इसका आंसर निकालते। चली गई दूरी कितनी है? x यानी 2x हो जाएगा। समय पूरा कितना लगा? पहले 6 घंटा फिर 3 घंटा, यानी टोटल कितना लगा? 9 आवर। अगर 2x यानी ये दूरी तो किलोमीटर में होगा ना, तो ये कितने में होगा? किलोमीटर। ये आपका समय कितने में लगा? ये चाल बताया गया, ये चाल बताया गया। तो 6 किलोमीटर प्रति, यानी यहाँ पे समय पूछा, तो कुल समय क्या होगा? अच्छा ये चाल दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे जो चाल दिया गया है वो चाल दिया है। तो
पहले लगा जो पहले समय के बजाय आपका जो उसका जो भी उसका चाल लगा, जो भी उसका लगा समय फिलहाल कितना लगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पहले निकाल लेते हैं। अब समय कितना लगा, ये समय ना होकर के ये चाल है। अब आपको पता है इस यहाँ पे कितना समय लग रहा है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे समय नहीं दिया, यहाँ पे दूरी दिया है और चाल दिया है, तो समय बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी समय ऊपर आएगा चाल नीचे आएगा, यानी चाल समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका x है, आपका चाल कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। x आपका क्या है, ये t1 है, और t2 कितना है, t2 कितना है यहाँ पे x/3 यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे भी यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका जो t है वो t2 कितना है, दूरी कितना है x, दूरी बटा चाल कितना है 3 किलोमीटर, x/3 t2, यानी ये इतने समय में पूरा किया, ये इतना समय में। यहाँ पे औसत चाल मैंने क्या बोला था, चली गई कुल दूरी को पूरा करने में लगा समय, तो पूरी दूरी आप मान लीजिए 2x है, कितना समय लगा x+6 + x+3, यही तो x+6 + x+3 यही तो लगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2x, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या निकालते हैं, डायरेक्टली ऐसे करते हैं 3x + 6x / 6 3 = 18। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2x/1 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी सब मिला के आप ये समझिए आपको डिवीजन में टू एक्स को इतने से डिवाइड किया जा रहा है, इतने से डिवाइड किया जाना है। तो डिवीजन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 2x है, 2x को जो भी आपको डिवाइड करना है, इसका डिनोमिनेटर ऊपर करके उल्टा करके आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये डिनोमिनेटर 18 है तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर बना दीजिए, इसके न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर बना के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए, +6x, यही तो हो जाएगा, ये 6 3 9x, 2x/18 9x, x कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर कितना आएगा 4। इसका आंसर क्या होगा, चार किलोमीटर प्रति घंटा। 59 का सी आपका सही आंसर है, 59 का सी। फिलहाल इतना लंबा करने के बजाय आप चाहे तो जो बच्चे इसको करना जानते हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई यहाँ से अगर आपको परशुरामपुर जाना है 2 किलोमीटर है, अगर आप यहाँ से अगर आप फैजाबाद जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए, आधी दूरी आप गए 4 किलोमीटर, अगर आधी दूरी है और फिर यहाँ पे आधी दूरी है, यहाँ पे 2 है, तो औसत क्या होगा, इसको सीधा 2 से भाग दे दे। लेकिन कई बार जब सेम नहीं रहता तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है वही प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। इसका औसत तो 4 किलोमीटर प्रति आवर, आधा दूरी 2 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसका औसत चाल क्या होगा, 4 2 6, 6 को 2 से भाग दे दीजिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। लेकिन ये जल्दबाजी में गलती हो सकता है, फिलहाल इसका आंसर आप डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन चली गई जो मैंने अभी फॉर्मूला पूरा बताया एक्सप्लेन करके, दैट इज द अप्रोप्रिएट और वही अप्रोप्रिएट वे टू फाइंड आउट द एवरेज हाँ, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया दैट इज द अप्रोप्रिएट वे टू फाइंड आउट द चाल की इंग्लिश क्या है, मैं भी अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा, स्पीड मीन्स होता है चाल, वही जो मैंने फॉर्मूला बताया दैट इज द अप्रोप्रिएट वे टू फाइंड आउट द स्पीड यानी गति यानी चाल। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 क्या है, 1860 रुपए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। आपको पता है ये आपका इतना रुपया था, बढ़ करके इतना रुपया हो गया, कितना बढ़ा, वही सिंपल इंटरेस्ट तो बढ़ा होगा की वजह से तो बढ़ गया। कितना सिंपल इंटरेस्ट आया,
2641.20 में से 1860 आप माइनस कर देंगे, 0.00 कर दीजिए, 0 के बाद 0 बढ़ा देने से कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे करके आप ऐसे माइनस कर दें, गलत कर दें। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव। आपको प्लस माइनस करते समय ध्यान देना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको लगाना है बस। ये वंस इसका वंस यहाँ पे, टेंस यहाँ पे, 100 इसका यहाँ पे, 1000 इसका यहाँ पे, इसका वंस टेंस 1000 100,000 ऐसे लिखना है। 1 माइनस 0 गया 1, 4 माइनस 6 इक्वल टू 8, 5 माइनस 8 इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, अभी बचा 5, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कितना आंसर आया 781.0। ये क्या है? ये एसआई है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, परसेंटेज पता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। अब आपको बताना है कितना समय लगा, कितने समय में इतना रुपया हो गया। तो आपको पता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI पता है आपको, P आपको पता है, रेट पता है, टाइम नहीं पता है, 100 पता ही है। तो समय को आप अलग कर लीजिए, बाकी आप इधर ले आइए, समय पता है, फिर जो आएगा सबका वैल्यू पता है, आंसर निकाल लेंगे। क्या करते हैं, SI अपॉन P इंटू R, ये ऊपर 100 आ जाएगा, 100, यहाँ पे क्या बचेगा, टाइम केवल निकालते हैं। SI के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SI कितना निकाला आपने, 781.20, 781.20 इंटू 100, P इंटू R, P कितना दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 1860, और R कितना है 12, 1860 गुणे 12, 1860 गुणे 12, यही तो आपका समय रहेगा। निकालते हैं इसको निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। कैलकुलेट करने के लिए पहले ये 2 शून्य है तो ये दशमलव हट जाएगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन बेहतर है इसमें। 781, ठीक है, 12 इंटू 1860, ये शून्य शून्य कट गया। अब 12 से इसको काटते हैं, देखते हैं, 12 से 72, यहाँ पे बचेगा 6, 12 पंच, हाँ कट जाएगा ये, 12 छक 72, यहाँ पे बचा 6, 6 और 1 61, 12 पंचे 60, यहाँ पे बचा 1, 1 2, 12 का 12, यानी 186 को 651 को 186 से भाग देना है। 18 पंचे 60, 6 पंचे 30, 18 पंचे 60 नहीं, रुकिए, 180 को किससे भाग दें, करते हैं 8 से 14, 1 15, 3 से तो ये कट जाएगा, 8 से 14 1 15, 15 को 3 से काटो तो कट जा रहा है, तो यानी 3 से ये कट जाएगा। इसको देखते हैं, 6 5 11 1 12, 3 से कट जाएगा दोनों, 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3 और 2 ये 3 7 31, यानी 217 बटे 62, 6 2 8। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, निकाल लेते हैं ऐसे ही। छात्री 12, छात्री 18, छत्री का 18, 6 24, 240 हो जाएगा, यानी इसी में जाएगा। छत्री का 18, 2 3 6, यानी 186, 7 में से 6 गया 1, 21 में से 18 गया 3 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। कितना आंसर है, देखिए आंसर किस में आ रहा है, नहीं दशमलव में मैं निकाल रहा हूँ, आंसर आपका दशमलव में हो ही ना, यहाँ पे प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, दशमलव में निकालेंगे तो भी पता चल जाएगा, फ्रैक्शन में निकालेंगे तो भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम चाहें तो निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 6 पंचे 30, 2 पंचे 10, हो तो गया। 62 पंचे 310, हट गया। 3.5 साल, 3.5 साल, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो और हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन. Goodbye. Thank you for watching, and please don't forget to share.
बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के पास तो दैट मीन्स कि इस तरह की वीडियो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो आप लोगों की केयर करें, अपने दोस्तों की केयर करें, अपने रिश्तेदारों की केयर करें, सभी के साथ इसको शेयर जरूर करें।